नमस्कार। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पार्ट टू कवर करेंगे भाग एक का। जिससे पहले क्लास हुई थी उसमें हमने भाग एक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में आपको जानकारी दी थी। उसी का दूसरा क्लास आज है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। देखिए, हम आपको क्लास में पढ़ा रहे थे संविधान का भाग एक, जो जिसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में हम आपको बता रहे थे। और ये है आपका भाग एक, अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक की इसके विषय में जानकारी दी गई थे। प्रीवियस क्लास में हमने आर्टिकल एक के विषय में आपको बताया था। आर्टिकल एक, आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन, इन तीन अनुच्छेदों के विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आर्टिकल एक था नाम एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल दो था नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन। आर्टिकल तीन क्या था? नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। इस प्रकार से तीन आर्टिकल के विषय में हमने आपको जानकारी दी थी, पहला, दूसरा और तीसरा। आज की क्लास को इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम आते हैं आर्टिकल चार पे। देखिए, भाग एक पूरी तरीके से राज्य के बारे में जानकारी देता है, बट इसमें एक चीज आप देखेंगे कि सिलेबस में बाकी चीजें भी रखी गई हैं। अनुच्छेद एक से लेकर चार संवैधानिक चीजें जो संविधान में है, बाकी इसके अलावा भी कुछ चीजें रखी गई, जो कुछ टॉपिक्स इसके अलावा भी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल चार की। अनुच्छेद चार। देखिए, अनुच्छेद चार क्या बताता है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद चार बताता क्या है। आपको जब भी नए राज्य मिलेंगे, अगर हम नए राज्य की बात करें, नया राज्य आपको दो जगह से मिलेंगे। एक मिलेगा अनुच्छेद दो से और एक मिलेगा अनुच्छेद तीन से। ये दो राज्य आपको जब भी नए राज्य की बात होगी तो दो नए राज्य केवल दो ही आर्टिकल से बन सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। एक अनुच्छेद दो जो इस बात को कहता है, आपका एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश एवं उसका गठन। आर्टिकल तीन कहता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री एंड इट्स एरिया, यानी नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्रफल तथा नामों में परिवर्तन, उसकी बात करता है आर्टिकल तीन बात करता है। तो जब भी नए राज्य की बात होगी तो ये मान के चलिएगा ये नए राज्य या तो आर्टिकल दो से बनाए गए होंगे या फिर आर्टिकल तीन से बनाए गए होंगे। ठीक। अब बात यह है कि जब भी नया राज्य बनेगा तो क्या वो संविधान संशोधन होगा। प्रश्न यहां पर यह है कि जब भी नया राज्य बनेगा तो क्या वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत माना जाएगा कि नहीं। अगर जब भी कोई नया राज्य बना, चाहे दो से बने चाहे तीन से बने,
जब ये बात कही गई कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा तो क्या उसे संविधान संशोधन माना जाए, क्या वो संविधान संशोधन होगा? संविधान संशोधन क्या है? आर्टिकल 368 ये कहता है कि भारतीय संविधान को संसद संशोधित कर सकती है, क्योंकि कोई भी कानून हो वो 10 वर्ष के लिए ही, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 वर्ष के लिए ही वो लागू किया जा सकता है, उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। 10 वर्ष के बाद समाज जरूरतें बदल जाती हैं तो कानून भी बदलना आवश्यक होता है। अब भारत का संविधान ऐसा है कि फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, वो बदलता रहता है, आप जब चाहें अमेंडमेंट करके बदल सकते हैं। और हमारे संविधान निर्माणकर्ता जानते थे कि भविष्य में संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने ऐसा प्रोविजन ही डाला संविधान में कि आप जब चाहें संविधान में अमेंडमेंट करें अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो बात यहां पर यह है, क्या जब भी आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कोई नया राज्य बनेगा तो उसे संविधान संशोधन मानेंगे या नहीं मानेंगे? ठीक। अब देखिए, संविधान संशोधन के लिए बच्चा जो अनुच्छेद है हमारा, वो क्या है? अनुच्छेद है 368। संविधान में दिया गया है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 के अनुसार ये कहा गया है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। देखिए, दो चीजें हैं, नए राज्य का निर्माण चाहे आर्टिकल 2, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए राज्य संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इन्होंने कहा है कि अंतर्गत नहीं माने जाएंगे ये और ये। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जब भी नया राज्य बनेगा उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। तो नहीं मानने का मतलब क्या है? संशोधन तो हुआ है, लेकिन उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन नहीं माना है। तब क्या है भाई? तब ये कहा गया इसमें कि ये जो बिल है साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। जब आप पढ़ेंगे भाग आर्टिकल 368 के विषय में, उसमें 3 प्रकार का संशोधन आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आर्टिकल 368 में, पहला साधारण बहुमत से संशोधन। एक मिलेगा संसद में विशेष बहुमत से संशोधन। एक मिलेगा संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की भी कुछ अनुमति होनी चाहिए, यानी 3 प्रकार से संशोधन मिलेगा। वहीं पर एक बात और मिलेगी कि साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो बात है माना नहीं जा रहा है, लेकिन जब मान नहीं रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हुआ नहीं है, हुआ है, लेकिन आपने नहीं माना है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो फिर क्या है? तो इसमें फिर आगे ये कहा गया है कि भाई, अगर बात ये है कि चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर क्या है? एक राज्य है, एक राज्य था 2019 में।
लेकिन 2019 के बाद क्या किया है, हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बना दिए, दो संघ शासित राज्य बना दिए। अब बात यह है कि भाई किसी राज्य को आप संघ शासित राज्य बना रहे हैं तो आप क्या इसके विषय में कहीं जानकारी देंगे या नहीं देंगे। तो कुछ तो संशोधन का मतलब क्या है, संशोधन का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि किसी भी चीज को हटाकर उसकी जगह पर नई चीज को रखना, ये संशोधन है। यानी अगर कुछ गलत है तो उसे रिप्लेस करके सही चीज को वहां रखना एक प्रकार का संशोधन है। तो अब गलत सही क्या है, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य है, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख एक यूटी बन गया। तो ये बात लिखोगे कहां पर, ये बात आपको देखने को कहां मिलेगी, ये चीज की ये यूटी है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी संविधान की पहली अनुसूची। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक राज्य था और बाद में क्या बना, एक संघ शासित राज्य बना। ये बात की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ अनुसूची में मिलेगी, वो भी पहली अनुसूची में। क्यों, पहली अनुसूची क्या कहता है, नाम, राज्य का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ शासित राज्य का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये जानकारी आपको वहां से मिलेगी। तो इस चीज को फिर कैसे समझा जाए, फिर ये होगा कैसे। अभी मैंने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है, लेकिन संशोधन तो कहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, संशोधन कहाँ हुआ है, तो आर्टिकल 4 के अनुसार देखो क्या कहा जाता है, कहा जाता है नए राज्य के लिए संविधान की पहली अनुसूची, अनुसूची। अब देखो पहली अनुसूची में तो हो गया भाई, नाम बदल गया, नाम का मतलब है दो कॉलम बने हुए हैं, एक बना है स्टेट का कॉलम, एक बना है राज्य का कॉलम, दो सूचियां बनी हुई हैं, लिस्ट, एक राज्य की एक स्टेट की, एक यूटी की। अब उसमें राज्य वाले कॉलम में राज्यों का नाम लिखा हुआ है, यूटी वाले कॉलम में संघ शासित राज्यों का नाम लिखा है। हमने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का नाम राज्य वाले कॉलम से हटाकर कहां रख दिया, संघ शासित वाले कॉलम में, यानी वो क्या है, संघ शासित राज्य है। तो संविधान की पहली अनुसूची तो क्या हुई, संशोधित हो गई ना। जैसे ही हमने उसका नाम हटाया, संघ शासित राज्य में लिखा, वैसे ही संविधान की पहली अनुसूची क्या हुई, संशोधित हो गई। ठीक। अब देखिए, जब भी कोई राज्य डिवाइड होगा, नया राज्य बनेगा, तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में भी तो अंतर आएगा। अब जनसंख्या में जब अंतर आएगा तो हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पे दिया जाता है। जब नया राज्य फॉर्म हो जाएगा तो पॉपुलेशन पर भी सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और जब सीधा प्रभाव पड़ेगा तो फिर आपका संविधान का में और एक जगह संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन वो संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। वो क्या संशोधन है, पहली अनुसूची और संविधान की चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है, में संशोधन आवश्यक है। क्या है पहली अनुसूची, पहली अनुसूची मैंने आपको बच्चा बताया, पहली अनुसूची है राज्यों के नाम एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनका क्षेत्रफल, राज्य क्षेत्र।
तो जैसे ही नाम बदला, जैसे दो कॉलम बने हुए, मैंने कहा ना कि ये कॉलम में पहले बाद में यूटीआई पहले राज्य है, बाद में यूटी हो गया 2019 के बाद, तो पहला संशोधित हो गया। अब जनसंख्या भी तो डिवाइड होगी, तो आर्टिकल वो अनुसूची 4 कहती है, अनुसूची 4 कहती है कि आपका अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, यानी सीट किस आधार पे दी जा रही है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब पॉपुलेशन जब बदल जाएगी तो हमें वहां भी संशोधन करना पड़ेगा, तो सीटों पर प्रभाव रहेगा। इसीलिए संविधान की चौथी अनुसूची भी संशोधित कर दी जाती है। बात समझ में आया? लेकिन पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। इसीलिए देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर बना हो, चाहे कोई भी राज्य बना हो, उसके लिए संशोधन नहीं किया गया। 106 संविधान संशोधन में आपको कोई भी संशोधन किसी राज्य के निर्माण के लिए नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ, स्टेटस के लिए तो मिल जाए, किसी राज्य को अगर स्पेशल स्टेटस दिया गया है तो उसके लिए संविधान संशोधन मिल जाएगा, लेकिन वैसे कोई संविधान संशोधन आपको राज्य के निर्माण के लिए नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो आर्टिकल 4 समझ में आया। तो आर्टिकल 4 में 3 बिंदु हैं मुख्य। पहला है कि जब भी 2 और 3 के अंतर्गत कोई नया राज्य बनेगा, उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं मानेंगे। दूसरा, इस प्रकार का विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। और तीसरा, जब भी कभी कोई नया राज्य बनेगा, संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक है। इस प्रकार से आपको 4 चीजें, 3 बिंदु मिले अनुच्छेद 4, और आपने भाग 1 के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अब बात यह है कि इसके अलावा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा क्या है, आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए देखिए, अब बेटा आगे देखिएगा। अगला टॉपिक जो है वो है देसी रियासतों का एकीकरण, और उसी में आप देखेंगे, पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। 2 टॉपिक और इसमें ऐड किए जाते हैं, एक है देसी रियासतों का एकीकरण और दूसरा है राज्यों का पुनर्गठन। इससे पहले जरा सा एक बात और हम समझ लेते हैं। इससे पहले एक चीज और समझते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को देने का अधिकार, इसे कहा जाता, ये जो टॉपिक है इसे कहा जाता बेरूबाड़ी मामला। ये मामला है बेरूबाड़ी मामला। बेरूबाड़ी मामला 1960। देखिए, ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, बेरूबाड़ी मामला। ये मामला एक्चुअल में है क्या, देखिए ध्यान से।
1960 की जब बात है तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ, जिसका आपको दो देश देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया। एक ये था जिसे हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप था जिसका नाम, जगह थी उसका नाम था बेरूबाड़ी। अब बात है 1960 के पहले की। 1960 के दौरान 59-60 में हमारी सरकार, प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो क्षेत्र है, बेरूबाड़ी क्षेत्र जो है, ये भारतीय क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? भारत का राज्य क्षेत्र है। यानी ये भारतीय संघ का एक हिस्सा था। 1960 में भारत सरकार के द्वारा ये भारतीय क्षेत्र किसे सौंप दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। सौंप दिया गया। इन्होंने क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान को ये बेरूबाड़ी क्षेत्र दे दिया। अब संसद में ये विवाद का विषय बना, और विवाद के विषय के दौरान इस बात के का हुआ कि संसद की पावर को जस्टिफाई करो, आर्टिकल 368 की पावर को जस्टिफाई करो, और इसी मामले को कहा गया बेरूबाड़ी मामला। इसमें यह प्रश्न उठा, क्या संसद को भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी को सौंपने का अधिकार है या नहीं है? तो इस मामले को हमने कहा बेरूबाड़ी मामला। अब इस मामले में हुआ क्या क्या, जरा देखिएगा ध्यान से। जब ये दे दिए, ये मामला गया माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, और उसने दो तीन बातें कही। उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा कि संसद किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं दे सकती। संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं दे सकती। लेकिन बेरूबाड़ी तो दे दिया। अब क्या भाई, एक राजा, सरकार का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री किसी को दे रहा, वापस तो ले नहीं सकता, दे चुका है वापस तो ले नहीं सकता। तब संसद ने कहा, पहले को आप सूत्र ने कहा कि देने का अधिकार तो नहीं है, आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर ऐसा करना पड़े, यदि देना पड़े, तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत करना होगा। इन्होंने कहा अगर देना पड़े तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा इस बेरूबाड़ी क्षेत्र को सौंप दिया। इसी में एक बात और कही, इसमें कहा गया किसी क्षेत्र को भारत के संघ में मिलाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान संशोधन की आवश्यकता
नहीं होगी। यानी अगर भारत सरकार अपने भारतीय क्षेत्र को किसी और को सौंपेगी तब तो उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि बेरूबाड़ी में आप देख चुके हैं। लेकिन कुछ द्वीप ऐसे भी, जैसे कच्चा द्वीप का विवाद आप सुनते होंगे, वो बिना संशोधन के दे दिया गया है। उस पर वो है हमारा ऑफिशियली रूप से, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल किसका है? श्रीलंका का, क्योंकि वो दे दिया गया था एक तरह से। तो यहां पर कहा है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो आपका है, भारतीय संघ का है, वो किसी विदेशी राज्य को आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर ऐसा करना बहुत आवश्यक है, आपको देना ही पड़ रहा है, तब आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा और तब आप उसको देंगे। जैसा कि 9वां संविधान संशोधन के द्वारा बेरूबाड़ी द्वीप क्या किया गया? सौंप दिया गया। लेकिन एक बात और जोड़ दी उन्होंने, कहा कि अगर किसी को मिलाना है, भारतीय संघ में किसी को शामिल करना है, तो उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, सीमा विवाद निपटाने का अधिकार सरकार के पास है। जैसे 100वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने बांग्लादेश के साथ भूमि का हस्तांतरण किया है, एक दूसरे को जमीनें सौंपी हैं, तो उसके लिए जो जगह हमने अपनी छोड़ी है, उसके लिए हमने 100वां संविधान संशोधन किया है, जो लिया है उसके लिए नहीं किया है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो ये मामला भी होगा, इसको बेरूबाड़ी मामले के नाम से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जरा बढ़ते हैं, तो टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देशी रियासत समझिए पहले क्या होता है। देखिए, जो भारत था आजादी से पहले, अगर हम इस भारत की बात करें, तो यहां पर दो प्रकार का क्षेत्र है। एक है ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, जिस पर गवर्नर के माध्यम से, हाँ, ब्रिटिश भारत, या इसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। इस पर किसका शासन है? गवर्नर, गवर्नर के माध्यम से शासन है। ठीक। दूसरा है देशी रियासत, देशी रियासत। इस पर क्षेत्रीय राजाओं का शासन है, क्षेत्रीय शासकों का शासन है। ये दो तरह का क्षेत्र आप देखेंगे। एक देखेंगे भारत में ब्रिटिश प्रांत, जिस पर ब्रिटिश सरकार गवर्नर के माध्यम से सीधा शासन चलाती है, और दूसरा है आपका देशी रियासत, जहां पर क्षेत्रीय राजाओं को शासन करने की अनुमति है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। ये किसके अधीन है? ये ब्रिटिश सरकार के अधीन, शासन चलाने की स्वतंत्रता इनको दी गई है। अब बात ये थी कि जब हम आजाद हुए 1947 में, 1947 का जो एक्ट आया, इस एक्ट में जो प्रिंसली स्टेट हैं, देशी रियासत, इनको 3 ऑप्शन दिए गए। या तो ये इंडिया में चले जाएं, या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर ये स्वतंत्र रहें।
देसी रियासतों को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत तीन आपको ऑप्शन दिए गए कि या तो आप भारत के साथ चले जाओ, या आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर एक स्वतंत्र देश के रूप में आप स्थापित हो जाओ। अब स्वतंत्र तो रहने की बात ही नहीं है। तो आज़ादी के बाद लगभग, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद लगभग 552 से ज्यादा देसी रियासतें थी। यानी एक बात समझिए, इस पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे 552 अलग देश हैं जिनका स्वतंत्र शासक था। जब पहले उनके बाद ये हुआ था पहले ना कि अंग्रेज जब चले गए तो उन्होंने सीधा सीधा उनको बोल दिया कि ऐसा है भाई कि आपके पास, हम तो जा रहे हैं, आपको तीन चीजें सौंपे जा रहे हैं, तीन ऑप्शन दे रहे हैं, या तो जो भारत बना उस पर चले जाओ, या तो तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, और या तो तुम स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाओ। अब बात यह थी कि इस देश में छोटे छोटे जो देसी रियासतें अगर उनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो अपने आप में एक देश और आगे चलकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन जाएंगे। तो इन्होंने इनको मिलाने के लिए जो कार्य किया गया उसे ही हम कहते हैं देसी रियासत का एकीकरण। अब सब लगभग रियासतें मिला ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनके प्रयासों से सभी रियासतें लगभग लगभग भारतीय संघ में मिला ली गई जो भारतीय क्षेत्र में आ रही थी। बात हुई तीन रियासतों की। एक रियासत है जम्मू और कश्मीर, रियासत। एक रियासत थी जूनागढ़, और एक रियासत थी हैदराबाद। ये तीन ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। अब इन्हें कैसे मिलाया गया, बात समझिएगा। जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, इसका महाराजा है हिंदू शासक जिसका नाम है महाराजा हरि सिंह। अब मोहम्मद अली जिन्ना इसे भारत अपने पाकिस्तान में चाहते थे, भारत भी चाहता था, लेकिन राजा साहब इस बात का निर्णय नहीं ले पाए कि हम स्वतंत्र हों या भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट में कि उसे बलपूर्वक उसमें मिला लिया जाए, या उसमें इतनी अराजकता पैदा कर दी जाए कि जनता शासक को हटाकर अपने आप उसमें पाकिस्तान में मर्ज होने का प्रयास करे। अब महाराजा हरि सिंह की सेना प्रतिरोध करती है, लेकिन उतना प्रतिरोध नहीं कर पाती है क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के कबायली आपस में मिलकर ये ऑपरेशन चला रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह तुरंत भारत सरकार से मदद मांगते हैं। भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि देखिए, हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप अपनी रियासत को भारत में मिला दें। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय संघ का भाग बना। ठीक, विलय पत्र पर सिग्नेचर करके भारतीय संघ का भाग इसे बना दिया गया। नेक्स्ट था जूनागढ़। अब जूनागढ़ जो पड़ता है वो पड़ता है गिर वाले रीजन, गुजरात। आज गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें जूनागढ़ पड़ता था। अब जूनागढ़ का जो नवाब है वो मुस्लिम है, जनसंख्या जो है वहाँ की प्रजा जो है वो हिंदू बाहुल्य मेजोरिटी है, और उस समय हिंदू और मुसलमान की वजह से ही दो देश बटे थे, धर्म के नाम पे दो देश बनाए गए थे। तो मैक्सिमम हिंदू भारत की ओर आ रहे थे जो पाकिस्तान के क्षेत्र में फंस गए थे,
और यहाँ से मुसलमान उधर जा रहे थे। तो राजा ने, नवाब ने ये सोचा जूनागढ़ के कि हम अपनी रियासत को मर्ज करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि सिंध प्रांत के करीब में ही थे। लेकिन जनता ये चाहती थी कि हम आ जाएं कहाँ, भारत में आ जाएं। तो जनता ने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह के लिए भारत सरकार को अपनी सेना भेजनी पड़ी। सेना ने वहां पे रेफरेंडम करा। रेफरेंडम मतलब जनता ने वोटिंग की, और रेफरेंडम के द्वारा इसे किसमें मर्ज किया गया, भारत में। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिस रियासत का, एक बात करें तो उस समय की सबसे अमीर रियासत है। और ये हैदराबाद बना कैसे था? हैदराबाद मुगलों का एक सूबा हुआ करता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत से मुगलों के सूबे जो थे वो स्वतंत्र घोषित हो गए, उसी में एक हैदराबाद था। हैदराबाद का जो हेड होता था उसे निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद, इन्हें कहा कि भाई, मुस्लिम एक स्टेट था, इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन इनकी ज्योग्राफी उसको मिलने नहीं देना चाहती थी, मिल नहीं सकते थे। तो इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया हैदराबाद के निज़ाम की ओर से, रजाकार का ऑपरेशन। यानी अपने रजाकारों को इन्होंने, गैर मुस्लिम पॉपुलेशन को हैदराबाद से निकालने का आदेश दिया, और उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को भेजा। जिसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने सरेंडर करते हुए भारतीय संघ में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस मामले को, इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन पोलो को बोला गया पुलिस कार्यवाही। तो हैदराबाद रियासत कैसे मिलाई गई? पुलिस कार्रवाई द्वारा। इस प्रकार से आपको सभी रियासतें मिला ली गई। कैसे? एक हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला देखिए क्या है। अब देखिए, भारत में जो राज्य बने, जितने भी भारत हमारा जो बना, उसे हमने क्या किया, 4 श्रेणी के राज्य में विभाजित किया। यानी 47 के बाद सबको मिलाने मिलाने के बाद हमने 4 श्रेणी के राज्यों में विभाजित किया। ठीक। क्या रखा? ए, बी, सी और डी। ए वाले में क्या रखा गया? ब्रिटिश प्रांत, गवर्नर शासित। यानी ए में वो क्षेत्र रखे गए, वो प्रांत रखे गए जहां पर ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नर के माध्यम से शासन करती थी ब्रिटिश सरकार। जैसे कि संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई, वो सब रखे गए किसमें? ए वाली श्रेणी में। अब बी वाली में क्या रखा जाएगा? बी वाली में वो रखा गया जहां पर प्रमुखों का शासन था, प्रमुखों द्वारा शासित, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। इसमें वो लोग रखे गए, वे क्षेत्र रखे गए जो वहां के क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा शासित किए जाते थे, जैसे त्रावणकोर, कोचीन, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो वो सब बी वाले में रख दिए गए। अब सी वाले में क्या रखा जाएगा? सी वाले में ब्रिटिश
कमिश्नर या आयुक्त द्वारा शासित, यानी इसमें वो क्षेत्र रखे गए जो सीधा सीधा कमिश्नर के माध्यम से कंट्रोल किए जाते थे। जैसे आज का यूटी होता, वैसा ही मान लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर, चित्तौड़, दुर्ग, कुर्ग, दिल्ली, ऐसे क्षेत्र सी वाले में रखे गए। और इकलौता जो हमारे पास उस समय आइलैंड या द्वीप मौजूद था, अंडमान निकोबार, वो कहाँ रखा गया? वो रखा गया डी वाले में। इस प्रकार से पूरे भारतीय क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में भारत सरकार ने डिवाइड किया। ए में वो राज्य जो वो प्रांत जहां पर कभी गवर्नर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार शासन करती थी। बी में वे प्रांत जहां पर ब्रिटिश शासन के अंडर वहां के देसी राजा शासन करते थे। सी में वे प्रांत जहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया आयुक्त शासन करता था। और डी में इकलौता द्वीप जो हमारे पास था, अंडमान निकोबार, उसे रखा गया। इस प्रकार से 4 बन गए। अब बात है, ये काम तो चलता रहा। 47 के समय ही एक आंदोलन उठा। आंदोलन क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी दोबारा से राज्यों को गठित करना। कैसे गठित किया जाए दोबारा से राज्यों को, ये बात यहां पर उठी। क्या उठी? अब देखो, ध्यान से देखो, अगर मोटे तौर पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, मोटे तौर पे, भाई ये क्षेत्र देखो कैसा है। यहां पर एक क्षेत्र पाओगे मैसूर, सॉरी, यहां पर एक क्षेत्र पड़ेगा आपको मद्रास। एक प्रांत, 2 भाषा, तमिल तेलुगु। यहां पर एक क्षेत्र मिलेगा आपको बंबई, एक प्रांत, 2 भाषा, गुजराती, मराठी। ऐसे करके बहुत से क्षेत्र थे जहां प्रांत तो एक ही था लेकिन भाषाएं अलग अलग थीं। ब्रिटिश सरकार ने जब गठित किए इन प्रांतों को, कई राजाओं को हरा के एक संयुक्त प्रांत बनाने लगे वो बड़े बड़े, तो वहां पर ना तो उन्होंने भाषा का ध्यान रखा और ना ही संस्कृति का ध्यान रखा। तो आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हुई कि राज्यों का पुनर्गठन कैसा किया जाए। मांग क्या थी? क्षेत्रीय मांग क्या थी? कि जो पुनर्गठन है वो किस भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर होना चाहिए। तब भारत सरकार ने क्या किया? सबने कहा भाई मेरी भाषा मेरा राज्य, मेरी भाषा मेरा राज्य। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने क्या किया? देखिए, 1948 में एक आयोग बना जिसका नाम था धर आयोग। ये पहला प्रांतीय भाषी आयोग था और इसे रिकमेंड करना था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही है या गलत है। 48 जून 48 में ये बनाया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 48 में। और इन्होंने कहा भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठित नहीं होने चाहिए। साफ साफ धर आयोग ने कह दिया कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। अब बात है कि भाई जब भाषा के आधार पे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? इन्होंने कहा भाषा के आधार पे मत करो। किस आधार पे करो? प्रशासनिक सुविधा। देखो कि प्रशासन करने में सुविधा कहां से हो रही है, उस आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर दो।
अब तो बड़ी समस्या हो गई कि धर आयोग जो एस के धर, न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया, उसे इस बात का रिकमेंडेशन देना था कि जो विभिन्न क्षेत्रों से ये डिमांड उठ रही है कि भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए, तो ये सही है या गलत। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज करना उचित नहीं है, इसकी जगह पर भारत सरकार को प्रशासनिक सुविधा देखनी चाहिए कि हमें प्रशासन करने में कैसे सुविधा हो रही है, उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। अब इस रिपोर्ट को लेकर कुछ लोगों ने असहमति जताई। जब असहमति लोग जताने लगे तब एक नई कमेटी बनी। क्या नाम था उसका? जे वी जेवीपी समिति, जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी समिति में 3 लोग हैं। कौन कौन? जवाहर लाल नेहरू। दूसरा कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तीसरा कौन है? पट्टाभी सीता रमैया। ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर, इन 3 व्यक्तियों से मिलकर जेवीपी समिति का गठन किया गया। अब इनको भी रिपोर्ट देनी थी, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को दिया। अब उस रिपोर्ट का में क्या बताया? इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। इन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जो बात एस के धर कह रहे हैं वही बात ये कह रहे थे। अब बात है, जैसे इन्होंने बात कही, हमारे यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, ये बच्चा क्षेत्र है मद्रास का। यहां पर ऊपर वाले हिस्से में बोली जाती है भाषा तेलुगु, और नीचे वाले में तमिल बोली जाती है। प्रांत क्या है? एक ही। तो यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एक व्यक्ति है, देखिए, जैसे ही बात हो तो उसके बाद की बात है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सी रामलू। श्री रामलू। ये क्या है? तेलुगु भाषीय क्षेत्र के लिए तेलुगु भाषीय प्रांत राज्य के लिए अनशन करने बैठ गए भाई। ये इन्होंने कहा कि भाई तेलुगु भाषी क्षेत्र तो चाहिए मुझे, मद्रास से एक अलग क्षेत्र बनाइए, एक अलग राज्य बनाइए, उसका नाम वो राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर बनना चाहिए, और नहीं करेंगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा। अब पोटी सी रामलू कांग्रेसी नेता है, इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया और इनकी दुखद मृत्यु हो गई। जिस कारण अनशन किया, जिससे मृत्यु हो गई। जैसे ही आमरण अनशन किया, इनकी भाई मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हो गई, भारत सरकार बड़ा परेशान हो गई। अब मजबूरन उन्होंने, भारत सरकार को मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा। जब भारत सरकार बड़ा मजबूर हो गई तो इन्होंने क्या किया? 1953 में क्या किया? मद्रास प्रांत से या राज्य से किसे अलग किया? तेलुगु भाषा भाषीय क्षेत्र को अलग किया, और क्या बनाया? तेलुगु भाषा
राज्य जिसका नाम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो पहला जो हमारा राज्य बना भाषा के आधार पे वो 1953 में बना तेलुगु भाषा के आधार पे, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। और ये जो प्रांत था, ये जो राज्य था, वो मद्रास से अलग किया गया था। ठीक, तो पहला बन गया। अब जब ये बन गया तो फिर भाई औरों को चाहिए, तो भारत सरकार ने इसके लिए 53 में एक आयोग बनाया। क्या नाम है उसका? फजल अली आयोग। कब बना? 1953 में बना। अब फजल अली आयोग को भी ये रिकमेंडेशन देना था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना है या नहीं होना है। अब एक तो बनी चुका है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, तो इन्होंने जब रिकमेंड किया, इन्होंने कहा साफ साफ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन राज्य की सुरक्षा, अखंडता और वित्त को प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा, अखंडता और वित्त, इसको प्राथमिकता देते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर लेना चाहिए। यह रिपोर्ट 1955 में दी। अब भारत सरकार ने इसे स्वीकार किया और पारित किया क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और 14 राज्य एवं 6 संघ शासित राज्य का गठन किया। 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य का गठन किया। इस प्रकार से अस्तित्व में हमारे वो 4 श्रेणी के राज्य समाप्त हो गए और उनकी जगह पर 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य अस्तित्व में आ गए। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका। एक एक बात हमने आपको बता दी, 2 क्लास में ये टॉपिक खत्म हुआ है। अब इसके बाद हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।